एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 में आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण अर्थात एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स का हमारे जीवन में कदम कदम पर उपयोगिता है। जैसे दही का खट्टा होना, पका हुआ भोजन का खुले में छोड़ने से खराब हो जाना, साल्ट को एल्युमिनियम के बर्तन में रखने पे बर्तन का खराब हो जाना, ज़्यादा खाना खाने से एसिडिटी का होना तथा पेट में दर्द होना, दांतों की प्रॉपर सफाई न करने से दांत का डीके होना, इन सभी का संबंध किसी न किसी प्रकार से एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स के साथ होता है। अतः एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का स्टडी हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है। तो अब हम एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो जो एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स है उसे पहचानने का बहुत सारा तरीका होता है। सबसे सिंपल तरीका होता है उसे टेस्ट करके। तो जो एसिड होता है वो सावर यानी कि खट्टा होता है, और जो बेस होता है वो बीटर यानी कि कड़वा टेस्ट का होता है। दूसरा जो मेथड होता है उसका होता है इंडिकेटर का प्रयोग करके। तो इंडिकेटर जो होता है क्या होता है, सबसे सिंपल बात करें तो लिटमस पेपर। तो लिटमस जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। जब एसिड के कांटेक्ट में इसे लाते हैं तो यह रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इसे बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस आधार पे एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोल्फथेलिन हो गया। ये सब सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल है। टर्मरिक यानी कि हल्दी जो होता है वो हल्दी हो गया, या फिर कैबेज का जो लीफ होता है, ये सब नेचुरल इंडिकेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस एक तरह का पर्पल डाई होता है। इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, और यह जो लाइकेन होता है वो थैलोफाइटा ग्रुप का होता है। ठीक है, यह जो लाइकेन होता है, यह जो पर्पल कलर का डाई होता है, जब उसे एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या हो जाता है, वह ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो इसे हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एसिड और बेस के केमिकल नेचर को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl क्या है, एक एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है। तो जब केमिकल नेचर की बात करते हैं तो कोई भी जो एसिड होता है वो क्या होता है और बेस क्या होता है, इसे समझते हैं। तो जो एसिड होता है, तो नॉन मेटल जो होता है वो यह माना जाता है कि नॉन मेटल एसिडिक इन कैरेक्टर होता है, और जो मेटल होता है वो बेसिक इन कैरेक्टर होता है। यानी कि मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। इसी प्रकार से यह कहा जाता है कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यह एसिडिक इन कैरेक्टर होता है, और मेटल का ऑक्साइड यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यह क्या हो जाएगा, बेसिक इन कैरेक्टर होगा। यानी कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है एसिडिक होता है, और मेटल का ऑक्साइड क्या हो जाता है, बेसिक इन कैरेक्टर होता है। तीसरा जो मेथड होता है इसे पहचानने का, केमिकल प्रोसेस को, जो सबस्टेंस हाइड्रोजन आयन की उत्पत्ति करता है वह क्या होता है, एसिड होता है। जैसे HCl की बात करें, यदि हम HCl की बात करें तो HCl जो होता है वो क्या करता है, H+ और Cl-, जब केमिकल रिएक्शन करता है तो H+ और Cl- में कन्वर्ट होता है। और जो NaOH होता है, NaOH क्या होता है, जब यह रिएक्शन में भाग लेता है तो सोडियम आयन यानी कि Na+ और प्लस OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, और जो बेस होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। तीसरा जो होता है वो होता है लेविस का एसिड बेस थ्योरी। तो लेविस का जो एसिड बेस थ्योरी होता है वो ये कहता है कि जो एसिड होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जो बेस होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इसे हम समझते हैं। जैसे HCl की बात करें तो HCl जो होता है वह
एसिडिक कैरेक्टर शो कैसे करता है, H प्लस और प्लस Cl माइनस, यानी कि जो क्लोरीन है, जो नॉन मेटल है, तो यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यह कहा जा सकता है कि जो एसिड है, एसिड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जो बेस है NaOH की बात करें तो NaOH क्या होता है, NaOH जो रिएक्शन करता है तो Na प्लस और प्लस OH माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि सोडियम मेटल जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के कारण क्या होता है, उसमें प्लस चार्ज आ जाता है और तब रिएक्शन में भाग लेता है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, अब हम लेबोरेटरी में एसिड और बेस को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो लेबोरेटरी में एसिड और बेस को पहचानने के लिए क्या किया जाता है, इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ऊपर हमने इंडिकेटर की बात, जैसे कि लिटमस की बात की थी, तो उससे पता किया जाता है। तो बहुत सारा लेबोरेटरी में बहुत सारा एसिड होता है, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। बेसिस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सब होता है। तो क्या होता है कि जब हम एसिड के कांटेक्ट में लिटमस पेपर को लाएंगे तो क्या होगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब बेस के कांटेक्ट में लिटमस पेपर को लाएंगे तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। इसके बाद बात करते हैं उसे गंध के द्वारा, उसके ऑर्डर के द्वारा पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं कि पतला पतला कटा हुआ ओनियन का टुकड़ा लेते हैं, उसके साथ छोटा छोटा बहुत सारा क्लॉथ का स्ट्रिप लेते हैं, उस दोनों को एक साथ एक थैली में डाल के, एक बैग में डाल के, और उसे फ्रिज में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद उसे जब निकालते हैं तो क्या होता है, क्लॉथ भीगा होता है। तो क्लॉथ जब भीगा होता है तो वह क्या करता है कि वह जो ओनियन का एक्सट्रैक्ट है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के आधार पे उसे पता करते हैं कि उसका कैरेक्टर क्या है, यानी कि ओनियन का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें एसिडिक कैरेक्टर है कि बेसिक कैरेक्टर है। तो दो स्ट्रिप लेंगे, कपड़े का दो स्ट्रिप लेंगे, एक पे HCl डालेंगे और दूसरे पे NaOH डालेंगे। तो हम यह देखते हैं कि जो ओनियन से भीगा हुआ कपड़ा था तो किस कंडीशन में उसके स्मेल में परिवर्तन आता है। तो हम यह देखेंगे कि जब HCl उस पर ड्रॉप किया गया था तो HCl वाले में यह देखा जाता है कि जो उसका स्मेल है वह परिवर्तित होता है, लेकिन जब NaOH उस पर डालते हैं तो उसके स्मेल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो ओनियन का एक्सट्रैक्ट है वह बेसिक इन कैरेक्टर होता है। इसके अलावा कुछ और बात करते हैं, जैसे वेनीला। ठीक है, वेनीला हो गया, क्लोव यानी कि लौंग। तो ये जो होता है वेनीला और क्लोव जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो इसे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है अम्ल एवं क्षारक का धातु के साथ कैसे अभिक्रिया होता है। तो धातु के साथ एसिड और बेस रिएक्शन कैसे करता है, तो एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, यानी कि एक एसिड है, इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स को डाला गया। तो क्या होगा कि एक रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन के द्वारा यह देखा जाता है कि एक प्रकार का गैस निकलता है। जब उसे साबुन से घुले हुए पानी के सोल्यूशन से पास करवाया जाता है तो यह देखा जाता है कि जो बुलबुला निकलता है उसके सामने मोमबत्ती को ले जाने पे फट फट की आवाज़ करती है। इससे यह पता चलता है कि यह जो गैस है वह हाइड्रोजन गैस का बुलबुला है। यह जो बुलबुला है हाइड्रोजन गैस का बुलबुला है। तो इसके आधार पर यह कहा जाता है कि जब किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। इसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखते हैं, इसे केमिकल रिएक्शन के द्वारा देखते हैं। जैसे क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। तो H2SO4 में जब जिंक डाला जाता है, जिंक से रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बन जाता है, ZnSO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। और ZnSO4 के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि जो मेटल है,
जो मेटल है एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद साल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है। यानी कि जो मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है। इसी प्रकार जो बेस होता है, बेस भी कोई बेस जो होता है, बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है। यानी कि यह कहा जाता है कि एसिड और बेस दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सारे मेटल के कंडीशन में इस प्रकार का रिएक्शन देखा जाता है। यह जो रिएक्शन होता है वो उसके रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इसे हम एक एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें क्या लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इसमें हम सोडियम कार्बोनेट यानी कि मेटल के कार्बोनेट को डालते हैं। तो मेटल के कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इसका कैसे पता लगाया जाता है, तो इसे पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जब इस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के से पास करवाया जाता है तो क्या बन जाता है, इसमें यह देखा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जमा हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि इससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति हुई। तो इसे रिएक्शन के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, वो एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन करता है तो एक साल्ट का फॉर्मेशन करता है। साल्ट का फॉर्मेशन करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति करता है। इसी प्रकार से जो मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यह भी एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति कर रहा है। तो उससे कैसे पता लगाते हैं, जब उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करवाते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाते हैं, तो क्या होता है कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जमा होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। इससे पता चल जाता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब बात करते हैं एसिड तथा बेस एक दूसरे से कैसे अभिक्रिया करता है। तो ऊपर हमने देखा था कि एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करता है, इसमें से हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है, इसमें से हाइड्रोजन आयन निकलता है। उसके बाद जो ये सोडियम आयन बनाएगा, क्लोराइड आयन बनाएगा, और सोडियम आयन क्लोराइड आयन रिएक्शन करके दोनों क्या बना लेता है, दोनों बना लेता है साल्ट, और इसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि कहा जा सकता है कि यह कहा जा सकता है कि जो बेस होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि जो मेटल होता है और मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन कैरेक्टर होता है, यानी कि इसमें जो रिएक्शन होगा वो एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो क्या होगा कि जब मेटल के ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड को HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, CuCl2 यानी कि एक साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। यानी कि मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्षारक का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो जैसा कि बताया था, जो धातु का ऑक्साइड है, ठीक है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो क्या होता है, एसिडिक इन कैरेक्टर होता है। ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था। तो जब उसका बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, तो एक साल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि जो दही है, खट्टा दही को कभी भी मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, जैसे ब्रास और कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो खट्टा दही होता है उसमें एसिड होता है और वो मेटल से रिएक्शन कर लेता है। अब हम बात करते हैं सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या क्या समानताएं होती है। तो जैसा कि ऊपर हमने देखा, कुछ एग्जाम्पल को फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं।
जैसे मेटल को, किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाने से, यानी कि एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाने से क्या करता है, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है। जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन एंड रिलीज करता है। इस तरह से इनमें समानता होती है। जब बेस की बात करें तो जो बेस होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके वो भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जो बेस होता है वो हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज करता है। तो ये सब जो होता है अपना कुछ नेचर होता है और कुछ समानताएं होती है। जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसमें क्या है, एक बीकर लिया गया है। बीकर में क्या है कि कुछ सॉल्यूशन को डाला जाता है। इसमें एक बल्ब को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें दो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पहला एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है कि इसमें मान लेते हैं कि कोई अल्कोहल लिया गया है। ठीक है, तो जब कोई अल्कोहल लिया गया है तो वह अल्कोहल से, उस अल्कोहल के कंडीशन में जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाया जाता है तो उस कंडीशन में यह देखा जाता है कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। लेकिन जब इसमें डाइल्यूट HCl को डाला जाता है, तो डाइल्यूट HCl को डाला जाता है तो क्या होता है कि इसमें बल्ब ग्लो करने लगता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जब इसमें HCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन डाला जाता है तो HCl क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक कर जाता है। और इसमें जो हाइड्रोजन आयन होता है यह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो शुरू हो जाता है तो क्या होता है, बल्ब ग्लो कर जाता है। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि जो एसिड है, एसिड में हाइड्रोजन आयन है और क्लोराइड आयन है। जो हाइड्रोजन आयन है वो कैटायन के जैसा बिहेव करता है और जो क्लोराइड आयन है वो एनायन के जैसा बिहेव करता है, और यह जो है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में मदद करता है। इसी प्रकार से अलग अलग केमिकल को लिया गया है और उन सबको यह बताया गया है कि कैसे कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है और वह रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। इसी प्रकार से जो बेस होता है, बेस में भी जैसे मान लेते हैं कि NaOH है। ठीक है, NaOH अगर है तो NaOH को जब डाइल्यूट कंडीशन में लिया जाता है तो सोडियम आयन यानी कि Na+ और Cl-OH- का फॉर्मेशन करता है, और यह जो कैटायन और एनायन है ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में मदद। अब हम बात करते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो इसमें इसकी बात की जाती है कि जो एसिड और बेस होता है जब तक उसे वाटर का सॉल्यूशन नहीं बनाया जाता है तब तक वो एसिड और बेस का कैरेक्टर शो नहीं करता है। इसे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं क्या होता है। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया गया है। इस ड्राई टेस्ट ट्यूब में क्या है, सोडियम क्लोराइड लिया गया है और सोडियम क्लोराइड में H2SO4 को डाला जाता है। तो हम इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, ठीक है, NaCl को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, Na2CO4 और प्लस HCl का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब NaCl को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के फॉर्म में प्राप्त होता है। तो इसी अभिक्रिया को किया जाता है। तो इसमें दो कंडीशन को लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन में ड्राई लिटमस पेपर लिया जाता है और सेकंड कंडीशन में वेट लिटमस यानी कि मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया जाता है। तो क्या होता है कि चूंकि इसमें जो रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन जब हो रहा है तो इसमें ड्राई सोडियम क्लोराइड लिया गया है और इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के वाटर की मौजूदगी नहीं है। तो इससे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की उत्पत्ति होती है तो वो क्या होगा कि जब उसे ड्राई लिटमस पेपर के पास ले जाया जाएगा तो इससे लिटमस पेपर के कलर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जाता है। लेकिन जब मॉइस्ट लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है तो इसमें यह देखा जाता है कि इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि जो एसिड है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ
वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड का कैरेक्टर तब शो करता है जब मॉइस्चर यानी कि वाटर मौजूद हो। ठीक है, अब एक पॉइंट और को याद रखते हैं। क्या याद रखना है कि जैसे हमने बात किया ड्राई, किसी एक्सपेरिमेंट में ड्राई लिटमस पेपर को यूज करने के लिए, तो ड्राई लिटमस पेपर को यूज करने के लिए क्या किया जाता है, गार्ड ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो गार्ड ट्यूब क्या होता है, गार्ड ट्यूब एक तरह का ट्यूब होता है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, ड्राई कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो इस प्रकार यह कहा जाता है कि कोई भी जो एसिड होता है या बेस होता है अपना कैरेक्टर तब शो करता है जब वो वाटर सॉल्यूशन में डाला जाता है। क्या होता है कि जब किसी एसिड को वाटर के साथ डाला जाता है तो उससे हाइड्रोजन आयन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो जैसे HCl है तो HCl क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन की उत्पत्ति करेगा, और जब यह हाइड्रोजन आयन की उत्पत्ति करता है तभी जाके वह सब्सटेंस अपना एसिड का कैरेक्टर शो करता है। इसी प्रकार से जो बेस होता है वह जब तक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज नहीं करेगा तब तक वो अपना बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, यानी कि जब वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो अपना कैरेक्टर शो नहीं करता है। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन आयन होता है फ्री हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन आयन जो होता है स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि यह जो हाइड्रोजन आयन होता है वह वाटर के साथ रिएक्शन करके H2O के साथ रिएक्शन करके और H3O+ का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। यानी कि हाइड्रोजन आयन जो होता है हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि यह कहा जाता है कि कोई भी एसिड और बेस जो होता है वो अपना एसिड और बेस का कैरेक्टर तब शो करता है जब वो वाटर सॉल्यूशन में हो। जो एसिड और बेस होता है कैसे रिएक्शन करता है ऊपर आपको बताया गया, जैसे कि मेटल मान लेते हैं कि HCl है। क्या है, HCl यानी कि नॉन मेटल का हाइड्राइड है और यह मेटल का हाइड्रोक्साइड है। इसमें क्या होता है कि मेटल और नॉन मेटल आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और MX यानी कि जैसे मान लेते हैं कि मेटल सोडियम है और X क्लोरीन है तो NaCl का फॉर्मेशन किया और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से रिएक्शन होता है। एक बात और ध्यान रखना है कि जो बेसिस होता है सारे बेसिस वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, सारे बेसिस वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, और जो बेसिस वाटर में डिजोल्व होते हैं उसे अल्कली कहा जाता है। ठीक है, अल्कली कहा जाता है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि सारे अल्कली बेस हैं लेकिन सारे बेसिस अल्कली नहीं है। यह जो अल्कली होता है, अल्कली क्या होता है, सोपी इन टच यानी कि साबुन के जैसा छूने में लगता है, और बीटर एंड कोरोसिव इन टेस्ट होता है, यानी कि यह नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए यह कहा जाता है कि इसे टेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डाइल्यूशन की बात की जाती है। तो डाइल्यूशन में क्या होता है, यह कहा जाता है कि किसी भी मिक्सचर में किसी भी एसिड या बेस में जब वाटर को मिक्स किया जाता है तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है उसका कंसंट्रेशन घटता है। ठीक है, किसी भी एसिड और बेस में जब वाटर डाला जाता है तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, डाइल्यूशन कहा जाता है। तो आगे हम यह देखते हैं कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है एसिड और बेस के ऊपर। तो अब बात करते हैं हम अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, यानी कि हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसेस आर। तो एसिड और बेस जो होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, और चूंकि हमने ऊपर अभी स्टडी किया कि जो डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन की क्रिया के द्वारा जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यह जो एसिड और बेस का स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस होता है इसका पता लगाने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। यह यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यह होता है पीएच स्केल। क्या होता है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है वह इस बात को निर्धारित करता है कि किसी भी एसिड या बेस में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कितना है, यानी कि उसका स्ट्रॉन्गनेस क्या है। ठीक है, इसी पीएच स्केल को क्या कहा जाता है, एक तरह का यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कहा जाता है। तो ये पीएच का मतलब क्या होता है, तो पीएच में जो पी है, पी का मतलब होता है पोटेंज यानी कि पोटेंशियल यानी कि पावर, और एच यानी कि हाइड्रोजन आयन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल क्या है, उसका पावर क्या है, उसका क्षमता क्या है,
तो उसी को ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो बेस होता है, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन होता है, तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की क्षमता को निर्धारित किया जाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी पीएच स्केल का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पीएच अलग हो जाएगा और पीओएच स्केल अलग होगा, पीएच स्केल का ही प्रयोग किया जाता है। तो यह जो पीएच स्केल होता है, तो पीएच स्केल जो होता है उसमें 0 to 14 क्या होता है, 0 to 14 तक का एक स्केल होता है, और इसी स्केल के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा सबस्टेंस कितना एसिटिक होगा और कितना बेसिक होगा। तो 7 जो होता है उसे न्यूट्रल माना जाता है। 7 को क्या माना जाता है, न्यूट्रल। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 7 को क्या माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है, यानी कि उसमें न एसिडिक का कैरेक्टर होगा और न बेस का कैरेक्टर होगा। 7 से जब कम होगा तो वह एसिडिक इन नेचर होगा, यानी कि एसिडिटी का कैरेक्टर इनक्रीज करेगा, और जब 7 से ज़्यादा होता है तो वह बेसिक कैरेक्टर का इनक्रीज करता है। ठीक है, तो इस स्केल के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि क्या एसिड है और क्या बेस है। अगर कोई सब्सटेंस है जिसका पीएच वैल्यू 1 है, यानी कि वो 7 से कम हो जाएगा, यानी कि एसिटिक हो जाएगा, और किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू मान लेते हैं कि 13 है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि वो 7 से ज़्यादा है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, बेसिक इन कैरेक्टर होगा। यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस का प्रयोग किया गया है, दिखाया गया कि कौन सा एसिडिक कैरेक्टर का होगा, कौन सा बेसिक कैरेक्टर का होगा। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच वैल्यू 1.2 के करीब होता है, तो वो एसिडिक हो जाएगा। लेमन जूस एसिड हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक हो जाएगा। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ होता है उसमें जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसके मात्रा पे डिपेंड करता है, यानी कि जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का मात्रा ज़्यादा रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का मात्रा कम रहेगा वो वीक एसिड हो जाएगा। इसी प्रकार से जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का मात्रा ज़्यादा रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन का मात्रा कम रहेगा वो वीक बेस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हमारा जो बॉडी होता है, यानी कि प्लांट और एनिमल का जो बॉडी होता है वो पीएच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो बॉडी होता है वह पीएच के 7 to 7.8 के रेंज में काम करता है। यानी कि जो पीएच का रेंज होता है हमारे बॉडी के लिए वो बहुत नैरो रेंज का होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर होगा किसी सब्सटेंस के पीएच में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, वो उससे हमारा बॉडी या फिर प्लांट या फिर किसी एनिमल का बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसे एक एग्जांपल के द्वारा लेते हैं, जैसे वाटर का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7 होता है। वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है, यानी कि 7 होता है, लेकिन जब 7 से घट के उस वाटर का पीएच 5.6 हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो एसिड वाटर हो गया, यानी कि वो एसिड रेन के कंडीशन में हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन बहुत ही खतरनाक होता है, और वह जो एसिड रेन होता है इतना ज़्यादा खतरनाक होता है एसिड रेन कि सॉइल के उपजाऊपन को कम कर देता है या फिर समाप्त कर देता है। इसके अलावा यह जो रेन वाटर का वाटर अगर किसी रिवर या फिर पॉन्ड में चला जाता है तो वहाँ पे किसी एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो पीएच होता है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ में। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पीएच का इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जो हमारा स्टोमक होता है, हमारा स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और यह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग इंडाइजेशन, यानी कि जब डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है कि हमारा जो स्टोमक होता है वो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, और ज़्यादा मात्रा में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है तो पेट में दर्द और इरिटेशन की परिस्थिति आ जाती है। ठीक है, इसके अलावे कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे इसे समाप्त करने के लिए जो एसिडिटी की प्रक्रिया होती है इसे समाप्त करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा कुछ और बात करते हैं, जैसे पीएच जो होता है, टूथ डिके की बात करते हैं। तो जैसे टूथ होता है, टूथ का जो इनामेल होता है जिसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी कहा जाता है, तो यह जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का बना होता है। तो चूंकि यह कैल्शियम का एक सबस्टेंस है यानी कि यह बेसिक कैरेक्टर का होगा। अब क्या होता है,
टूथ डीके क्या होता है इसे समझते हैं। जैसे अगर हम खाना खाते हैं और दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, दांतों में बैक्टीरिया उत्पन्न होगा और यह जो बैक्टीरिया होगा शायद एसिड जनरेट कर सकता है। ठीक है, क्या होगा, एसिड की उत्पत्ति करेगा और यह जो एसिड की उत्पत्ति करेगा वो क्या करेगा, जो दांतों में कैल्शियम है यानी कि जो बेस है उसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा और वो दांतों से निकलना शुरू हो जाएगा यानी कि वो कमज़ोर होगा और इसी प्रक्रिया के द्वारा टीथ जो है वो डीके करता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है, इसलिए यह कहा जाता है कि जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो जनरली बेसिक कैरेक्टर का होता है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल है हनी बी। हनी बी जो बाइट करता है, वो जो स्टिंग होता है हनी बी का स्टिंग, वो अपने साथ एसिड रिलीज करता है और इसके कारण क्या होता है, पेन और जलन महसूस होता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है कि अगर हनी बी बाइट करता है तो जहाँ पे बाइट करता है वहाँ पे बेकिंग सोडा को लगाने से, बेकिंग सोडा जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है, तो उसे लगाने से उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है कि कौन सा सब्सटेंस है, उसमें कौन सा एसिड है। जैसे विनेगर उसमें एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, टर्मिनिन में यानी कि इमली में टार्टरिक एसिड होता है। तो इसे याद कर लीजिए, काम आता है इसका। अब है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। तो साल्ट के बारे में हम जब जानकारी लेते हैं तो यह जो साल्ट है, साल्ट का एक फैमिली बना सकते हैं। ठीक है, तो साल्ट का अलग अलग फैमिली बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाता है, जैसे या तो सेम पॉजिटिव और सेम निगेटिव रेडिकल्स, ठीक है, सेम पॉजिटिव और सेम निगेटिव रेडिकल्स के आधार पर बनाया जा सकता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की बात करें तो इसमें भी सोडियम आयन है और इसमें भी सोडियम आयन है, यानी कि इसे सोडियम फैमिली का कहा जाएगा। ठीक है, सोडियम साल्ट कहा जाएगा। अगर इसकी बात करें, अगर निगेटिव रेडिकल की बात करें तो इसमें क्लोराइड आयन जनरेट होता है और इसमें भी KCl में भी क्लोराइड आयन जनरेट होगा, यानी कि ये क्लोराइड फैमिली का हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बहुत सारे फैमिली में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं लवणों का पीएच के बारे में। तो जो लवण होता है यानी कि जो साल्ट होता है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट बनता है। ठीक है, तो एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 से कम होता है और जो बेस होता है उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे से रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, न्यूट्रल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि न्यूट्रल का फॉर्मेशन है यानी कि उसका पीएच 7 रहेगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्शन करता है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि उसका जो पीएच वैल्यू होगा 7 से कम होगा और पीएच वैल्यू अगर 7 से कम होगा तो जो साल्ट होगा उसका भी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो जो बेस होगा उसका जो पीएच होता है 7 से ज़्यादा होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का जब प्रयोग करेंगे तो उसका मोर देन 7 पीएच हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साधारण नमक के रसायन के बारे में। तो कॉमन साल्ट की जब बात करते हैं तो ऊपर आपको बताया गया था कॉमन साल्ट क्या होता है, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl। तो जब सोडियम और क्लोराइड का रिएक्शन करवाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम और क्लोराइड कहाँ से आता है, तो सोडियम जैसे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, यानी कि HCl को जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बन जाता है, NaCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन होता है और प्लस NaCl का फॉर्मेशन होता है प्लस H2O रिलीज करता है। ठीक है, तो इससे NaOH की प्राप्ति होती है। यह जो सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट अलग अलग फॉर्म में भी पाया जाता है। कुछ सॉल्ट जो होता है वो सी वाटर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो सी वाटर से जो प्राप्त किया जाता है तो उसमें बहुत तरह के सल्ट्स डिजोल्व होते हैं, उसे सेपरेट किया जाता है और सोडियम क्लोराइड को उससे अलग निकाल लिया जाता है। इसके अलावा यह भी बात किया जाता है कि जो सॉल्ट है वह रॉक के फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, रॉक के फॉर्म में जब पाया जाता है तो उससे क्या कहा जाता है, रॉक साल्ट कहा जाता है, सेंधा नमक कहा जाता है। तो रॉक साल्ट की प्राप्ति कैसे होती है, जैसे कोई समुद्र है, किसी कारण से वो धीरे धीरे सूख गया, तो सूख जाएगा तो उसमें जो साल्ट रहता है वह साल्ट रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और रॉक के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, रॉक साल्ट कहते हैं। यह जो रॉक साल्ट होता है, रॉक साल्ट का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। क्यों कलर ब्राउन कलर का होता है, उसमें इम्प्यूरिटीज़ के कारण होता है, यानी कि जो ब्राउन कलर का रॉक साल्ट है उसमें इम्प्यूरिटीज़ है। इसके अलावा यह कहा जाता है कि जो रॉक साल्ट है, रॉक साल्ट को जैसे कोयला का खदान होता है, कोयला से माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है, उसी प्रकार से जो रॉक साल्ट है उसे माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है। अब हम कॉमन साल्ट के कुछ प्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो कॉमन साल्ट से बहुत तरह के सबस्टांसेस का फॉर्मेशन किया जाता है। जो कॉमन साल्ट है बहुत तरह के केमिकल के लिए रॉ मटेरियल का कार्य करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड,
बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के फॉर्मेशन में जो NaCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में NaCl लिया जाता है वाटर के साथ। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करवाया जाता है तो एनोड पे क्लोराइड गैस, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जमा हो जाता है, ठीक है, और NaOH का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि सिंपली यह कहा जाए कि NaCl में जब वाटर में NaCl को रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक रिएक्शन, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकल जाता है और NaOH की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है कि इसमें जो NaCl का प्रयोग किया जाता है उसे ब्राइन कहा जाता है, ठीक है। और यह जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरीन गैस की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे क्लोर अल्कली रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। तो इस प्रकार से NaOH की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ऊपर हमने देखा कि जो क्लोर प्रोसेस था, क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस से क्या हमें प्राप्त हुआ था? क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब इस क्लोरीन गैस को लाइम वाटर से यानी कि CaOH से प्रवाहित करते हैं तो CaOCl2 की प्राप्ति होती है, और यही जो CaOCl2 होता है उसे क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। यानी कहा जा सकता है कि जब लाइम वाटर को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो CaOCl2 का प्रेसिपिटेशन प्राप्त होता है, और इसी को क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। यदि ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का बहुत सारा उपयोग होता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड की सफाई यानी कि लकड़ी की सफाई, पेपर फैक्ट्री, इन सब में जो लकड़ी का और टेक्सटाइल का सफाई होता है उसकी गंदगी को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारा इंडस्ट्री होता है, केमिकल इंडस्ट्री होता है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका प्रयोग, ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है तो ड्रिंकिंग वाटर में जो बैक्टीरिया इत्यादि जर्म्स होते हैं उससे मारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त होता है? तो जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त होता है? तो सोडियम क्लोराइड को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ NaHCO3 की प्राप्ति होती है, और यही जो NaHCO3 है यही बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा होता है। अब जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो इससे इसका प्रयोग क्या होता है हम आगे देखते हैं। तो जो बेकिंग सोडा है उसका प्रयोग क्या क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो प्रयोग होता है उसका प्रयोग किया जाता है सबसे पहले बेकिंग पाउडर को बनाने में। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा है इसके साथ एसिड का प्रयोग किया जाता है, एडेबल एसिड, जो खाने योग्य एसिड हो, जैसे टार्टरिक एसिड। तो जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? बेकिंग पाउडर कहलाता है। यह जो बेकिंग पाउडर है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जो बहुत सारे जैसे कि केक वगैरह जो बनाते हैं तो वो सॉफ्ट होता है, तो उसे सॉफ्ट करने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे सॉफ्ट करता है? तो जो बेकिंग सोडा है तो जब उसमें एसिड मिला के उसे गर्म करते हैं तो उसे जब गर्म करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उत्पत्ति होती है तो क्या होता है कि बुलबुला के जैसा जो केक है उसमें जमा हो जाता है, और उसमें वह जो होता है स्पंजी हो जाता है और टेस्टी हो जाता है। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? एंटासिड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टोमक में जैसे ज़्यादा खाना खाते हैं और एसिडिटी हो जाता है तो उस टाइम भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ऊपर हमने देखा था सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट को मॉइस्चर देते हैं यानी कि थोड़ा वाटर से रिएक्शन कर या फिर खुले में छोड़ देते हैं तो वह मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके Na2CO3 10H2O का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, Na2CO3 10H2O। तो इसी में क्या होता है? 10 वाटर मोलिक्यूल जब
सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मोलिक्यूल क्रिस्टल के फॉर्म में जमा हो जाता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है। आगे हम देखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का प्रयोग क्या क्या होता है, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। अब हम वॉशिंग सोडा के यूज के बारे में बात करते हैं। तो वॉशिंग सोडा का जब यूज की बात करते हैं, तो जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा को ग्लास और सोप बनाने की फैक्ट्री में और पेपर के इंडस्ट्री में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसे सोडियम कंपाउंड के फॉर्मेशन में जैसे कि बोरेक्स को बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसे डोमेस्टिक यूज में क्लीनिंग के लिए, जैसे कपड़ा और बर्तन की सफाई के लिए भी प्रयोग करते हैं। और जो वाटर होता है उसका परमानेंट हार्डनेस यानी कि खारा पानी जो होता है उसके खारापन को दूर करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का, इसका सोडियम कार्बोनेट का यानी कि वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। ये क्या होता है, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, आर क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई। तो इसी में बात की जाती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। किसका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। जैसे कि हमने ऊपर अभी कैल्शियम कार्बोनेट की बात की, वॉशिंग सोडा की जब बात की, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, इसमें Na2Cl सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है और उसके साथ क्या होता है 10H2O मौजूद होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात किया जाता है, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो सवाल यह है कि क्या जो क्रिस्टल होता है, मेटल का जो क्रिस्टल होता है, रियली वो ड्राई होता है, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है कि जो मेटल का क्रिस्टल होता है, जो साल्ट होता है, वो साल्ट जो होता है एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को एब्जॉर्ब करके वो डिफरेंट यानी कि अलग तरह का कैरेक्टर शो कर लेता है। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। कॉपर सल्फेट की बात करते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो एक साल्ट का क्रिस्टल है। जब इसे हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये धीरे धीरे कुछ वाटर के मोलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर के मोलिक्यूल को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो नीलात होता है, यानी कि कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 5H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, 5H2O का फॉर्मेशन कर लेता है, इसे क्या कहा जाता है, नीलात होता है कहा जाता है। यानी कि इसका जो कलर होता है किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, तो क्या होता है, इसका जो वाटर मोलिक्यूल है वो उड़ जाता है, मतलब गैस के फॉर्म में बन के निकल जाता है और तब वो व्हाइट कॉपर सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम यह देख रहे थे कि अगर इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो इसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जब उसे हीट करते हैं तो क्या होता है, ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है और इसका केमिकल नेचर भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए यह कहा जाता है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो किसी भी सब्सटेंस का फिक्स होता है और उसका रहना आवश्यक होता है और इसके प्रभाव में उसका जो कैरेक्टर होता है वो भी चेंज होता है। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम क्या होता है, CuSO4 2H2, कैल्शियम सल्फेट, ऐसा कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टल जिसमें 2H2O यानी कि उसके साथ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद हो। तो जब इसकी बात करते हैं तो जब इसे 373 केल्विन पे गर्म करते हैं, तो 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, जो CaSO4 2H2 है, CaSO4 2H2O है, तो यह CaSO4 हाफ H2O में कन्वर्ट कर जाता है। यानी कि इसके एक मोलिक्यूल में हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है और तब इसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि जिप्सम को जब 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है, जो एक पाउडर के फॉर्म में प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मेडिकल में इसका प्रयोग किया जाता है। बोन का जो फ्रैक्चर होता है उसके ऊपर प्लास्टर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O जो होता है, जब इसे वाटर में मिलाते हैं तो वाटर में जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O यानी कि जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है, जो एक हार्ड फॉर्म में होता है। यानी कि यह जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिला के उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो क्या बना देता है, हार्ड स्ट्रक्चर, यानी कि जिप्सम का हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे आप मेडिकल के प्रयोग में बहुत बार देखे होंगे। इसके अलावा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो उसका प्रयोग मूर्ति और टॉयज को बनाने में किया जाता है। क्या होता है, ये क्या होता है कि
जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है, तो उसमें पानी मिलाया जाता है, डिफरेंट टाइप का शेप बना दिया जाता है और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप का टॉय प्राप्त हो जाता है। इसके साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।